नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत की ओर से संस्कृत विषय के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम कुमार संभव महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास। कुमार संभव के उमोत्पत्ति नामक प्रथम सर्ग में पर्वतराज हिमालय की प्रिय पुत्री पार्वती का नखशिख वर्णन करते हुए कालिदास ने पार्वती के अनिंद्य सर्वांग सुंदर स्वरूप का बड़ा ही मनोहर चित्र अंकित किया है। पार्वती के मुखमंडल और मंद मृदुहास के वर्णन के उपरांत उनकी मधुर वाणी के विषय में कालिदास कहते हैं, स्वरेण तस्याम अमृत श्रुतेव प्रजल्पितायाम अभिजात वाचि अप्यन्य पुष्टा प्रतिकूल शब्दा श्रोतुर्वितंत्रीरिव ताड्यमाना। अन्वय इस प्रकार है, अभिजात वाचि तस्याम अमृत श्रुता इव स्वरेण प्रजल्पितायाम अन्य पुष्टा अपि ताड्यमाना वितंत्रीरिव प्रतिकूल शब्दा श्रोतुः प्रतिकूल शब्दा। अभिजात वाची, अभिजात कहा जाता है कुलीन को, परिष्कृत सुसंस्कृत को। तो ऐसी सुसंस्कृत वाची वाणी वाली, मधुर वाणी वाली, तस्याम उस पार्वती के अमृत श्रुता, अमृत का श्रवण करने वाले, अमृत को प्रवाहित करने वाले, स्वरेण स्वर से, प्रजल्पितायाम वार्तालाप करने पर, बात करने पर, अन्य पुष्टा अपि, अन्य पुष्टा कोयल का पर्यायवाची है, अन्यैः पुष्टा इति अन्य पुष्टा, कोयल भी ताड्यमाना बजाई जाती हुई, वितंत्री इव, तंत्री वीणा को कहा जाता है, वितंत्री विषम बद्धा, जिसे ठीक से स्वर में मिलाया नहीं गया हो, स्वर संयोजन जिसका ठीक से नहीं किया गया हो, बेसुरी वीणा के समान, श्रोतुः सुनने वाले को, श्रोता को, प्रतिकूल शब्दा, प्रतिकूल कर्णकटु शब्दा ध्वनि वाली, नाद वाली अनुभव होती थी। यहाँ ये कहा जा रहा है कि मधुर वाणी वाली पार्वती जब बोलने लगती थी तो मानो अमृत की धारा प्रवाहित होने लगती थी। उनके अभिजात वाणी, सुसंस्कृत, परिष्कृत, मीठी बोली के आगे कोयल की मधुर कूक भी श्रोता के कानों को ऐसी कड़वी लगती थी जैसे किसी अनमिली बेसुरी वीणा को बजाए जाने पर उसके स्वर कानों को प्रतिकूल लगते हैं। इस पद्य की साहित्यिक टिप्पणी के अंतर्गत छंद है उपजाति। पद्य के पूर्वार्ध में उत्प्रेक्षा अलंकार विद्यमान है। अमृत श्रुतेव, अमृत श्रुता इव, मानो अमृत स्रावी, अमृत को प्रवाहित करने वाली। यह स्वरेण का विशेषण दिया गया है। वहीं पद्य के उत्तरार्ध में वितंत्री रिव, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है। पार्वती के मधुर अमृतमय स्वर की तुलना में कोयल का मधुर कूजन भी विस्वर या बेसुरी वीणा के समान कर्णकटु लगता था। वाणी के माधुर्य की तुलना कोयल की मीठी बोली से ही की जाती है और बेसुरे वाद्य का बजाया जाना श्रोता को सुनने में अत्यंत प्रतिकूल अनुभव होता है। मधुर स्वर के लिए प्रसिद्ध कोयल भी या कोयल की बोली भी बेसुरी वीणा की तान सी अनुभव होती थी जब उसकी तुलना पार्वती के मधुर स्वर से की जाती। यहाँ कोयल को अन्य पुष्टा कहा गया है। अन्यैः पुष्टा तृतीय तत्पुरुष का यह रूप है। इसका पर्यायवाची परभृत शब्द भी कोयल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये कहा जाता है कि कोयल स्वयं घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे कोए के घोंसले में रख आती है।
कौवा अपने अंडों और बच्चों के साथ में कोयल के भी अंडों और बच्चों की देखभाल करता है, लेकिन उड़ना सीखते ही कोयल के बच्चे कौवे को छोड़कर उड़ जाते हैं। इसलिए अन्य के द्वारा या पर के द्वारा, दूसरे के द्वारा जिसका पालन पोषण किया जाता है उसे अन्य पुष्टा या परभृता कहा जाता है। यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत हम देखें तो वितंत्री, विषमबद्धा तंत्री, ये मध्यम पद लोपित तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वीणा तंत्री, वीणा जिसके तार उचित स्वर संयोजन से युक्त नहीं हो। प्रतिकूल शब्दा, प्रतिकूलः शब्दः यस्या सा, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। प्रजल्पितायाम, यहाँ हम देखें तो प्र उपसर्ग जल्प धातु बोलने के अर्थ में जो प्रयुक्त होती है, त प्रत्यय और उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इससे शब्द बना प्रजल्पिता और उसका सप्तमी एक वचन का रूप है प्रजल्पितायाम। श्रोतुः, इस शब्द में श्रोत्री शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप प्रस्तुत किया गया है। अगले पद्य में पार्वती के नेत्रों की सुंदरता का बड़ा ही अनूठा वर्णन कालिदास द्वारा किया जा रहा है। प्रवात नीलोत्पल निर्विशेषमधीर विप्रेक्षितमायताक्ष्या तया गृहीतं नु मृगांगनाभ्यस्ततो गृहीतं नु मृगांगनाभिः। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार है। प्रवात नीलोत्पल निर्विशेषम अधीर विप्रेक्षितमायताक्ष्या तया मृगांगनाभ्यः गृहीतं नु मृगांगनाभिः ततो गृहीतं नु। प्रवात प्रकृष्ट वायु वाले, अत्यधिक वायु वाले, तीव्र वायु वाले स्थल पर विद्यमान, नीलोत्पल, नील कमल, उत्पल कमल को कहा जाता है नीलोत्पल, जो नील वर्ण का कमल हो, नील कमल के निर्विशेषम समान, अधीर अस्थिर या चंचल, विप्रेक्षित अवलोकन से युक्त, विप्रेक्षितम अवलोकन से युक्त, आयताक्ष्या आयत विस्तृत, अक्ष्या आँखों वाली, विशाल नेत्रों वाली, आयते अक्षिणी यस्यासा, विस्तृत हैं नेत्र जिसके वह आयताक्ष्या, तो विशाल नेत्रों वाली, तया उस पार्वती ने, मृगांगना भी, मृगांगना कहा जाता है मृगी को, हिरणी को, मृगियों के द्वारा, हरणियों के द्वारा, गृहीतम नु ग्रहण किया गया है क्या, अथवा मृगांगनाभिः हरणियों ने ततः उस पार्वती से गृहीतम नु ग्रहण किया है क्या। ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि पार्वती ने ऐसे चंचल चितवन को मृगियों से सीखा है या मृगियों ने पार्वती से सीखा है। इस प्रकार से इस पद्य का अर्थ समग्र रूप में हम देखते हैं। प्रकृष्ट वायुस्थल में हिलते हुए, वायु के कारण हिलते हुए, प्रकंपमान नील कमल के सदृश अपने चंचल अवलोकन को विशाल नेत्रा पार्वती ने हिरनियों से सीखा क्या, अथवा हिरनियों ने उससे सीखा है, उससे ग्रहण किया है। कवि इस प्रकार से यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि पार्वती की दृष्टि का, उसके नेत्रों का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि उन बड़ी बड़ी आंखों वाली पार्वती की चितवन तीव्र वायु से प्रकंपित होते हुए, हिलते हुए
नील कमलों के समान इतनी चंचल थी कि उसे देखकर ये पता नहीं चल पाता था कि यह कला हिरनियों से उन्होंने सीखी थी, पार्वती ने सीखी थी, अथवा पार्वती से हिरनियों ने सीख ली थी, उससे ग्रहण की थी। इस पद्य को संदेह अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है, क्योंकि यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि मृगियों ने पार्वती से चंचल चितवन की शिक्षा ली या पार्वती ने मृगियों से। ये संदेह बना रहता है, इसलिए संदेह अलंकार है यहाँ। पद्य के पूर्वार्ध में हम देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। मानो वायु से प्रकंपित नीलोत्पल के समान चंचल एवं विशाल नेत्रों वाली। यह उत्प्रेक्षा मानते हुए उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार का संकर या मिश्रण ये स्वीकार किया जाता है काव्य शास्त्रियों के द्वारा। समास यदि हम यहाँ देखें तो प्रवातम प्रकृष्टावाता यत्र तत् प्रवातम, सप्तमी नीलोत्पलम, नीलम च तदुत्पलम, कर्मधारय समास है यहाँ पर। इसी तरह से आयते अक्षिणी यस्याह सा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है ये। मृगांगनाभ्यः मृगाणाम अंगनाः, ताभ्यः मृगांगनाभ्यः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास माना गया है। प्रकृति प्रत्यय की बात करें तो ग्रहीतम, ग्रह धातुक त प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति एक वचन का यह रूप है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।